हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज की क्लास में डिस्कस करेंगे प्रीवियस क्लास के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे, है ना, जो टॉपिक डिस्कस किया था। लाइक चार्ज के बारे में पढ़ा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है, चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या होती है, किस प्रकार से आवेश व्यवहार करता है, उसके गुण क्या क्या है, उन सभी पर आधारित, है ना, वो सारी चीजें जो कल डिस्कस की थी उन पर बेस्ड कुछ एमसीक्यू है, जिनकी प्रैक्टिस करने से, जिनको सॉल्व करने से आपको वो टॉपिक समझने में या उसकी इंपॉर्टेंस का पता चलेगा, है ना, समझने में मदद भी होगी और आपको पता चलेगा उस टॉपिक पर किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन जो कल पढ़ा था उसी पर बेस्ड है, तो पहले आप वो वीडियो देख लीजिए कल वाला और फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। क्या है क्वेश्चन? अ बॉडी कैन बी मेड नेगेटिवली चार्ज्ड बाय, मींस सिंपल क्वेश्चन बोला जा रहा है कि किसी पिंड को, किसी ऑब्जेक्ट को आप कैसे नेगेटिवली चार्ज कर सकते हैं, ऋणावेशित कैसे किया जा सकता है या उसको बनाया जा सकता है नेगेटिव चार्ज वाला। तो सिंपल सा आंसर होगा, कल जैसे आपको बताया ही था इसके बारे में। एक ऑब्जेक्ट या एक बॉडी कैसा होता है? न्यूट्रल होता है। कैसा होता है? न्यूट्रल। अब इसको आप क्या बना सकते हैं? नेगेटिव भी बना सकते हैं और क्या कर सकते हैं आप इसको पॉजिटिव भी बना सकते हैं। कैसे? तो सिंपल था, न्यूट्रल के केस में क्या होता है, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, या नेगेटिव चार्ज इक्वल टू क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। इतना पढ़ा था कल के लेक्चर में, है ना। नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज बराबर होंगे या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा। अब है क्या, ऑब्जेक्ट न्यूट्रल है, उसे मुझे क्या बनाना है, नेगेटिव। सो नेगेटिव किसकी वजह से होगा? ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसके स्थानांतरण से? इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से। पर उस बॉडी को इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा या उस बॉडी से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने पड़ेंगे? तो आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन कौन सा चार्ज कैरी करता है? नेगेटिव चार्ज। कौन से आवेश को लेकर चलता है? ऋणावेश को लेकर चलता है। नाउ क्या करना पड़ेगा, इस बॉडी को एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन सप्लाई करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये न्यूट्रल है। जैसे ही मैं इसको इलेक्ट्रॉन सप्लाई करूंगा, इसके ऊपर क्या एक्स्ट्रा हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा हो जाएंगे। मतलब इस पर ऋण आवेश कैसा हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा और बॉडी क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, एक्सेस होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, तो उस केस में बॉडी कैसी हो जाती है? नेगेटिव हो जाती है। अब अगर क्वेश्चन यही पूछ लेता कि पॉजिटिव बनाना है, तो आप क्या करते? उस ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लेते। जब इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला जाता है तो इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है, लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन, कमी हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, उस पर प्लस चार्ज दिखने लगता है। कौन सा चार्ज दिखने लगता है? प्लस चार्ज दिखने लगता है। तो आसान है, किसी ऑब्जेक्ट को पॉजिटिव बनाना है तो आप उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल लीजिए, और किसी बॉडी या वस्तु को नेगेटिव करना है तो आप उसको अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन दे दीजिए, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर होगा कुछ इलेक्ट्रॉन देने पर, अधिक इलेक्ट्रॉन देने पर, है ना, गिविंग मोर इलेक्ट्रॉन। किसी बॉडी को और इलेक्ट्रॉन देकर उसको नेगेटिवली चार्ज बनाया जा सकता है। डन, सिंपल क्वेश्चन, सिंपल आंसर। ऑब्जेक्ट न्यूट्रल था, आपने इलेक्ट्रॉन सप्लाई किया, उस पर माइनस चार्ज बढ़ गया, मतलब नेगेटिव हो गया। ठीक है, तो आसान सा क्वेश्चन था और आसान सा सॉल्यूशन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। पढ़िए जरा। द एनर्जी एसोसिएटेड विथ मूविंग चार्ज इज ड्यू टू, कि वो जो गतिशील आवेश है उसके पास ऊर्जा का कारण क्या है? ये पढ़ा था आपको, अच्छे से बोला था कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर क्वेश्चन बने हुए हैं प्रीवियस ईयर में। मींस
इलेक्ट्रॉन रेस्ट में होता है तो रेस्ट में क्या करता है, वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है। बट जैसे ही इलेक्ट्रॉन मूव करने लगता है, चलने लगता है, गतिशील अवस्था में आ जाता है, उस केस में वो क्या करता है, अपने आसपास दो प्रकार की फील्ड बनाता है। कौन सी फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड भी और मैग्नेटिक फील्ड भी। तो क्या आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर? विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों की ऊर्जाओं को क्या करता है, रखता है। मतलब वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनाता है और मैग्नेटिक फील्ड भी बनाता है। कौन? गतिमान आवेश, चलता हुआ ना, मूविंग चार्ज। अगर स्टेबल चार्ज होता तो सिर्फ क्या बनाता, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता। बट मूविंग चार्ज क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करता है। तो उसके पास किस टाइप की एनर्जी होगी, उससे संबद्ध ऊर्जा का कारण कौन होगा? एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड। तो बोथ वाला आंसर क्या आ जाएगा, करेक्ट है ना। दोनों के दोनों चाहिए होंगे, ऐसा नहीं कि आप इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक अलग अलग बोल रहे हैं, बोथ वाला है ना। मूविंग है इसलिए बोथ। अगर रेस्ट में होता तो रेस्ट में सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती। डन क्या? आई होप आपको आंसर मिल गया होगा क्वेश्चन का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। द चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल इज, सॉरी क्या बोल रहा है, द चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल इज, अल्फा पार्टिकल पर कितना आवेश उपस्थित है। तो ये हो गया किसका, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का क्वेश्चन। किसका हो गया, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। लेट्स सी, देखते हैं क्या आ रहा है इसका आंसर। हाँ, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको किसके बारे में पता होना चाहिए, अल्फा पार्टिकल के बारे में पता होना चाहिए। किसके बारे में, अल्फा पार्टिकल। तो अल्फा पार्टिकल क्या होता है, जानते ही होंगे आप अल्फा पार्टिकल के बारे में। पॉजिटिव चार्ज होता है। किसके इक्विवेलेंट चार्ज होता है, तो 2 टाइम्स ऑफ प्रोटॉन। क्या, अल्फा पार्टिकल पर कितना चार्ज होता है, प्रोटॉन पर अवेलेबल चार्ज का 2 टाइम्स, दुगना, है ना। क्योंकि अल्फा इक्विवेलेंट टू क्या होता है, अल्फा किसके इक्विवेलेंट होता है, हीलियम एटम के इक्विवेलेंट होता है। और आप जानते हैं हीलियम के पास Z इक्वल टू कितना आता है, 2 आता है। मतलब इसके पास प्रोटॉन कितने हैं, 2 प्रोटॉन है। इसलिए यहाँ पर 2 से इंटू हो जाता है कि 2 प्रोटॉन का चार्ज कैरी करता है कौन, अल्फा पार्टिकल। अब करना क्या है, कुछ नहीं, आप जानते हैं कि अल्फा पार्टिकल पर चार्ज पूछ रहा है तो Q इक्वल टू 2 जैसा का वैसा रह जाएगा इनटू प्रोटॉन का चार्ज। अब ये आप जानते हैं कि क्वांटाइजेशन इलेक्ट्रॉन के थ्रू निकलता है, बट यहां पर किस चार्ज की बात हो रही है, प्लस, क्योंकि इसका नेचर है पॉजिटिव। तो आप प्रोटॉन को कैलकुलेट करोगे और दोनों पर तो चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम ही है, दोनों पर परिमाण कैसा होता है, बराबर होता है। तो आप यहां रख दोगे क्या, प्लस 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। नाउ गुना करोगे तो कितना आ जाएगा, प्लस इसका मल्टीप्लाई करोगे 3.2 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। ये आ गया क्या, टोटल चार्ज प्रेजेंट ऑन अल्फा पार्टिकल। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, आज की क्लास पूरे बेसिक क्वेश्चन पर है, एकदम इजी होंगे और बेसिक होंगे, जो आपको सिखाएंगे कि हाउ टू सॉल्व हाई लेवल क्वेश्चन, है ना। ऐसे नहीं एकदम से बड़े भारी क्वेश्चन ले आया आपके सामने और फिर आप परेशान हो रहे हो। तो पहले इजी क्वेश्चन को सीख लीजिए, यही टर्मिनोलॉजी आगे किसी क्वेश्चन में यूज होगी। तो एटलीस्ट आपको ये पता है तो वो जो आने वाला क्वेश्चन है आपको कैसे लगेगा, इजी लगेगा और आपसे फटाफट बन जाएगा, है ना। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी, 3.2 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। डन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पढ़ने में बड़ा है,
द चार्ज ऑन टू चार्ज स्पेयर इज -9 माइक्रोकुलाम एंड 5 माइक्रोकुलाम। क्या बोल रहा है कि दो आवेशित गोले हैं जिनमें एक पर -9 माइक्रोकुलाम है और दूसरे पर कितना है, प्लस, लिखा नहीं है बट वहां प्लस है, +5 माइक्रोकुलाम रिस्पेक्टिवली। मींस थोड़ा सा मैं इसको ड्रॉ करते हुए चलता हूं, क्या बना लेता हूं, दो गोले बना लेता हूं। लेट्स सी कि एक ये है और दूसरा ये है। कितने गोले, दो गोले बना लिए। एक पर कितना चार्ज बोल रहा है, -9 माइक्रोकुलाम, और एक पर कितना बोल रहा है, +5 माइक्रोकुलाम। डन हो गया इतना। अब नेक्स्ट थिंग क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है कि इफ वी टच देम, क्या किया जाए, इनको आपस में संपर्क में लाया जाए, टच कर दिया जाए, स्पर्श करा दिया जाए। फिर स्पर्श कराने के बाद क्या कर दे, सेपरेट कर दे, कुछ दूरी पर रख दे, है ना। पहले क्या कर दे, उनको टच देम टुगेदर, मतलब एक साथ रख के क्या कर दे, स्पर्श कर दे, एंड कीप देम एट सम डिस्टेंस। इसका मतलब कि इन दोनों को क्या कर दिया है, टच कर दिया है, दोनों के दोनों क्या हो गए हैं, टच हो गए हैं। और इसके बाद अगला जो केस है उसमें क्या कर देते हैं, अगेन इन दोनों गोलों को क्या कर देते हैं, सेपरेट कर देते हैं। ओवरऑल कितने केस बन रहे, 3, कि पहले दो गोले थे दूर रखे हुए थे, फिर क्वेश्चन की कंडीशन लगाइए, इफ वी टच देम, क्या कर देते हैं, उनको स्पर्श करा देते हैं। तो ये हो गया क्या, स्पर्श वाला केस। यहां पर क्या हो गया है, दोनों कांटेक्ट में आ गए हैं। अब कांटेक्ट में आने के बाद फिर उनको क्या कर दे, सेपरेट कर दे। अब इतना करने के बाद फिर क्या बोल रहा है, तब बताइए कौन सा कथन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ये प्रोसेस फॉलो कीजिए, उसके बाद स्टेटमेंट पढ़िए कि हो क्या रहा है। सो प्रोसेस को फॉलो करते हैं, क्या होगा, -9 माइक्रोकुलाम और +5 माइक्रोकुलाम को स्पर्श करा देंगे, कांटेक्ट करा देंगे। कांटेक्ट कराने के बाद ऐसे सेपरेट होगा। अब आप चाहे तो ऑप्शन भी पढ़ सकते हैं या फिर इधर की प्रोसेस भी कर सकते हैं। तो लेट एक बार ऑप्शन की तरफ जाना जरूरी है, क्योंकि ऑप्शन से आपको पता चलता है कि वो एग्जामिनर किस बात को पूछना चाह रहा है, किस तरीके से वो आपसे क्वेश्चन कर रहा है, ये कहां से पता चलेगा आपको, ऑप्शन से। तो देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी या इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी, चारों ऑप्शन में यही है। मींस मुझे बताने हैं कि दोनों स्पेयर पर इलेक्ट्रॉन कितने कितने हो रहे हैं, तो उसके लिए चार्ज कैलकुलेट करना पड़ेगा। जी हाँ, आ जाइए देखते हैं कैसे सॉल्व होता है। दो सेपरेट थे तो अलग अलग चार्ज थे, पर जैसे ही कांटेक्ट में आएंगे, कल पढ़ा था अपन ने क्या, कंडक्शन, किसी कंडक्टर को या फिर किसी ऑब्जेक्ट को क्या करना है, आपको आवेशित करना है। तो उसके लिए एक मेथड पड़ी थी, कंडक्शन मेथड। क्या थी वो मेथड, कंडक्शन मेथड, जिसमें दोनों बॉडी किस में आते हैं, कांटेक्ट में आते हैं, संपर्क में आते हैं। तो दोनों संपर्क में जैसे ही पहुंचेंगे, दोनों में क्या होगा, न्यूट्रलाइजेशन का केस होगा। दोनों में क्या हो जाएगा, चार्ज जो है, एक का चार्ज दूसरे पर चला जाएगा, दूसरे का चार्ज, वो चार्ज इंटरचेंज, एक्सचेंज होने लगेंगे। इलेक्ट्रॉन एक में से निकलकर दूसरे में से, दूसरे में से निकलकर पहले में से। अब ये प्रोसेस कब तक चलती है, जब तक कि दोनों पर चार्ज इक्वल ना हो जाए। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, आवेश का वितरण समान होता है, इसी को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन। अब देखिए एक पर है -9 और दूसरे पर है क्या, +5। दोनों कांटेक्ट में आ गए हैं, दोनों कांटेक्ट में आ गए हैं, तो दोनों पर क्या होना चाहिए, सेम चार्ज होना चाहिए। तो ओवरऑल दोनों को मिला दीजिए, -9 माइक्रोकुलाम प्लस क्या कर दीजिए, इसमें प्लस कर दीजिए 5 माइक्रोकुलाम। तो ओवरऑल जो बॉडी पर चार्ज बचेगा वो कितना हो जाएगा, प्लस का 4 माइक्रो, सॉरी प्लस नहीं होगा, बड़ा साइन 9, बड़ा नंबर है तो उसका साइन क्या है, माइनस है, तो यहां क्या आ जाएगा, -4 माइक्रोकुलाम। इस पूरे सिस्टम पर जब वो कांटेक्ट में होते हैं कितना चार्ज होता है, -4 माइक्रोकुलाम।
-9 ने क्या किया, उस +5 को क्या कर दिया है, न्यूट्रल कर दिया है। -9 ने क्या किया, उस +5 को न्यूट्रल कर दिया है और एक्स्ट्रा चार्ज बचा है कितना, -4 माइक्रोकुलाम। अब इन दोनों को अलग करते हैं। जैसे ही दोनों को संपर्क में लाए, जिसके पास ज्यादा चार्ज था नेगेटिव, उसने क्या कर दिया, पॉजिटिव वाले को नेगेटिव बना दिया। इसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन, उदासीनीकरण हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, इस प्रोसेस में कितना चार्ज बचा, अब पूरे सिस्टम पर, दोनों गोलों पर, जब वो एक साथ थे दोनों गोले, उस केस में इन पर कितना चार्ज है, -4 माइक्रोकुलाम चार्ज है। अब इनको सेपरेट किया जा रहा है, तो दोनों पर तो इकट्ठा चार्ज था -4, अब जैसे ही दोनों अलग होते हैं तो दोनों पर आधा आधा चार्ज डिवाइड हो जाता है। सेपरेशन जैसे ही होगा, दोनों पर क्या हो जाएगा, आधा आधा चार्ज डिवाइड हो जाएगा। क्यों, क्योंकि दोनों स्पेयर सेम है। कंडीशन इसमें लिखी नहीं है, बट हालांकि स्पेयर पर जब दोनों को कांटेक्ट में रख रहे हो तो हाफ हाफ चार्ज हो जाएगा। सेम गोले लिखना चाहिए था कि दोनों गोले समान हैं, बट ठीक है, कोई नहीं। अभी आप अज्यूम कर लीजिए दोनों गोले क्या होंगे, सेम साइज के होंगे, तो दोनों पर चार्ज कैसा हो जाएगा, आधा आधा हो जाएगा। मतलब -2 माइक्रोकुलाम इस पर हो जाएगा और -2 माइक्रोकुलाम इस पर हो जाएगा। ये आवेशन की विधि है। कंडक्शन, दोनों को आप संपर्क में लाइए, दोनों में न्यूट्रलाइजेशन होगा, -9 + 4 को कितना बना देगा, -4। अब पूरे सिस्टम पर -4 है आवेश माइक्रोकुलम। जैसे ही दोनों को सेपरेट करोगे, दोनों पर आधा आधा हो गया, दोनों पर आधा आधा हो गया। अब एक गोले के हिस्से में कितना आ रहा है, -2 माइक्रोकुलाम, इसके हिस्से में कितना है, -2 माइक्रोकुलाम। दोनों पर माइनस माइनस चार्ज हो गया। अब क्या करना है आपको, देखो अभी -2 माइक्रोकुलाम तो कहीं नहीं दिख रहा है आपको, तो फिर क्या करोगे, आप इस चार्ज को लेकर आगे जाओगे, क्वांटाइजेशन वाला फॉर्मूला लगाओगे। कौन सा फॉर्मूला, क्वांटाइजेशन वाला फॉर्मूला। क्या बताना है आपको कि इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो ये तो चार्ज है, वो नंबर कंपेयर करने के लिए बोल रहा है। तो चार्ज और नंबर कंपेयर करने का फॉर्मूला कौन सा है, Q = +-NE, यही है। नंबर चाहिए ना, कितने इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता, तो N = क्या हो जाएगा, चार्ज अपॉन इलेक्ट्रॉन। बताइए चार्ज कितना है, तो यहां पर बोलोगे आप कितना है, -2 माइक्रोकुलाम का चार्ज है, डिवाइड बाय इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, 1.6 × 10⁻⁻19, माइनस वाला ही होता है, माइनस से माइनस कट जाएगा। वैसे तो नेगेटिव चार्ज है तो आप समझ जाओ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, अधिकता वाला ही ऑप्शन कैसा होगा, करेक्ट होगा। या तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा या तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, है ना। अधिकता वाले, कमी वाले तो दो आप हटा दीजिए। क्यों हटा दिए मैंने, ध्यान से देखिए, दोनों पर माइनस चार्ज है। जब ऑब्जेक्ट पर, पिंड पर माइनस चार्ज होता है तो आप समझ जाइए इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। ये तो क्लियर हो गया। अब कितने, तो वो डिवाइड करके पता चल जाएगा। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो इसको कितना लिख दोगे, 20 कितना हो जाएगा ये 16, इधर माइक्रो का लगा दीजिए -6 और इसको ऊपर ले जा लीजिए तो ये हो जाएगा +19। नाउ इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, कटेगा तो ये आ जाएगा 1.2 और फिर कितनी बार कटेगा, 5। हाँ, नाउ इनटू पावर कैलकुलेट कर लेते हैं, तो 19 में से 6 गया, कितना बचेगा, 10⁻13। ये आ गया कि आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n = 1.25 × 10⁻13। देख लीजिए यहाँ पर कितना है, 1.15 है और यहाँ पर 1.25 है। इट मींस बी वाला कैसा हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बी कैसा हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। डन, क्या आसान है। रिमेंबर दैट आपने जो पहले प्रोसेस की है, ये जो आवेशन और निरावेशन की प्रोसेस कहलाती है, आवेशित करना और फिर उन दोनों को क्या कर रहे, सेपरेट कर रहे हैं। सेपरेट करने पर चार्ज आधा आधा हो जाएगा। माइनस ये जो फाइंड आउट हुआ है ये चार्ज है, क्या निकाला आपने यहाँ पर अलग करके, आवेश। पर उसको आवेश नहीं चाहिए, उसको चाहिए कि इलेक्ट्रॉन कितने ज्यादा है और इलेक्ट्रॉन कितने कम है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताने हैं, इसलिए मैं क्या लगाऊंगा, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का फॉर्मूला लगाऊंगा।
और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के फॉर्मूले से फिर उसका क्या आएगा, आंसर आएगा. सो दिस वन इज द ऑल प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन. ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको इतनी प्रोसेस तो फॉलो करनी पड़ेगी. डन. चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किस तरीके से उसको सॉल्व करेंगे. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम चार्ज इज. बहुत आसान क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. अब इसमें वैरी क्या कर सकता है, चेंज क्या कर सकता है वो, तो 1 कूलम की जगह 2 कूलम बोल देगा, 1 माइक्रो कूलम बोल देगा, 10 कूलम बोल देगा, 2.5 कूलम बोल देगा, एनीथिंग. तो चार्ज कुछ भी दिया जा सकता है आपको. उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालते हैं, जैसे अब भी पिछले क्वेश्चन में क्या था, अपन ने क्या किया कि चार्ज आया -2 माइक्रो कूलम. अब उसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो मुझे क्या लगाना पड़ा, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का फॉर्मूला. क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कल आपको यही सिखाया था. क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होता क्या है, ये बताता है कि उस ऑब्जेक्ट पर कितना चार्ज, कितना आवेश है, उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, उसके अंदर कितने पॉजिटिव चार्ज है, उसके अंदर कितना नेगेटिव चार्ज है. ये सारी चीजें आपको कहां से पता चलती है, ये सारी चीजें आपको पता चलेगी क्वांटाइजेशन के फॉर्मूले से. सो सिंपल है, समझ गए होंगे आप. क्या लगेगा इसमें, क्वांटाइजेशन का फॉर्मूला लगेगा Q इक्वल टू NE. क्या लगेगा, Q इक्वल टू प्लस माइनस NE. तो नंबर चाहिए तो N इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन E हो जाएगा. ठीक है, ऑप्शन प्लस माइनस में नहीं है तो आप प्लस माइनस को साइड कर दीजिए. क्या, Q अपॉन E. अब Q क्या है, तो Q इज कॉल्ड गिवन चार्ज. Q क्या होता है, गिवन चार्ज या टोटल चार्ज जो सिस्टम पर अवेलेबल है. कितना है वो, 1 कूलम है ना. और नीचे E फॉर क्या है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है. किसका चार्ज होता है, किसका आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश होता है. तो N इक्वल टू गिवन चार्ज कितना हो जाएगा, 1 कूलम. और E की जगह क्या आ जाएगा, बताइए जरा. E की जगह क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम. कूलम से कूलम तो चला गया, वैसे भी नंबर की कोई यूनिट नहीं होती. अब इसको भर सॉल्व करना है तो इसको लिख दीजिए क्या, 10/16 इंटू इसको ऊपर पहुंचा दीजिए तो 10 की घात कितना हो जाएगा, 19. आप इस 1.6 को ऐसे लिख सकते हैं ना, 1.6 इक्वल टू कितना, 16/10. 16/10 लिखोगे तो वो नीचे वाला 10 कहां पहुंच जाएगा, ऊपर, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया उसको 10/16, है ना. नाउ आप इसको काट दीजिए, 1 0 और दे देना अगर पहाड़े पढ़ने में समस्या हो तो. कितना हो जाएगा, 100 डिवाइडेड बाय 16. इधर बचेगा 10 टू द पावर कितना, सॉरी एक और कम कर दीजिए, 19 में से तो हो जाएगा 18. अब बस 16 का पहाड़ा पढ़ना है और पहाड़े नहीं आ रहे तो इजी कर सकते हो. 4 से कटेगा 4 बार और ये कटेगा 25 बार. इट मीन्स क्या आ जाएगा, वहां से सॉल्व करोगे तो n इक्वल टू 25/4 इंटू 10 टू द पावर कितना, 18. कुछ मिस्टेक हुआ क्या, नहीं, 19 1.6 सही चल रहे हैं, 1 कूलम ही बोला गया है. ओके, नाउ n इक्वल टू 4×5 कितना हो जाएगा, 20 और 6×4 24. 6 बार पढ़िए, बचा कितना, 1 पॉइंट का आ जाएगा, 4 दूनी 8, बचा 2, बचोगे 20. 6.25 इंटू 10 टू द पावर कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा. पर ऑप्शन में ये नहीं है. इट मीन्स कुछ तो मिस्टेक है. अपन ने सही करा है तो फिर डरने की जरूरत नहीं. 19 1 माइक्रो कूलम ही बोला था, 19 में से 1 ले लिया तो बचे कितने, 18 के हिसाब से दिस वन इज द करेक्ट आंसर. जी हाँ, ऑप्शन में नहीं है, डोंट वरी. ऑप्शन शायद वो माइक्रो कूलम के अकॉर्डिंग बनाए गए होंगे या मिली कूलम के अकॉर्डिंग. तो आप यहाँ पर एक ऑप्शन में कर लीजिए कितना, 18. और करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, 10 टू द पावर 18. कितना, 10 टू द पावर 18. दिस वन इज द करेक्ट आंसर.
कोई गलती नहीं है, सिंपल सा सॉल्यूशन है और इसमें गलती हो भी नहीं सकती है। वैसे तो आपको ये वैल्यू याद भी होनी चाहिए कि 1 कूलाम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आप इस बात को रट लीजिए। तो आपका जो टाइम है कैलकुलेशन का वो सेव हो जाएगा। बस आपको इनटू करना होगा। अगर वो 2 कूलाम बोलेगा तो मैं इसका डबल कर दूंगा, नहीं 12.5 आ जाएगा। अगर वो 3 बोलता है इसका ट्रिपल कर दीजिए आप। आसान है चीजें, बट अगर ये वैल्यू याद हो जाती है आपको तो फिर क्या है, अगला जो न्यूमेरिकल बनेगा थोड़ी जल्दी सॉल्व हो जाएगा। ये सारी प्रोसेस आपको उसमें रिपीट नहीं करनी पड़ेगी। ओके, तो आसान सा क्वेश्चन था, नंबर्स चाहिए थे तो गिवन चार्ज को इलेक्ट्रॉन के चार्ज से डिवाइड कर देंगे और फिर थोड़ी सी मैथ्स का यूज करेंगे और क्या निकालेंगे, आंसर। ये क्या आ गए, इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसके अंदर, 1 कूलाम चार्ज के अंदर। डन क्या, जी हाँ। बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन। चलिए पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा आवेशित पिंड का आवेश नहीं हो सकता। ये इंपॉर्टेंट चीज है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जैसे कल आपको बताया था मैंने कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से एक और चीज पता चलती है, बहुत इंपॉर्टेंट थिंग, कि कोई बॉडी जो चार्ज कैरी कर रही है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन का मल्टीपल ही होगा, इलेक्ट्रॉन के चार्ज का पूर्ण गुणज होता है। ये तो उसकी डेफिनेशन में ही पता चलता है। क्वांटाइजेशन, क्वांटीकरण करना, क्या बोलते हैं कि जो मिनिमम पॉसिबल चार्ज है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन पर प्रेजेंट चार्ज। कितना, तो इलेक्ट्रॉन पर प्रेजेंट चार्ज होता है 1.6 10 टू द पावर -19 कूलाम। ये मिनिमम पॉसिबल चार्ज है। कैसा है ये, मिनिमम पॉसिबल चार्ज। इससे कम आवेश नहीं होता है कहीं पर भी, ठीक है। क्या है, मिनिमम पॉसिबल चार्ज है, इससे कम आवेश संभव नहीं है। अब जो भी आवेश होगा वो इसी का मल्टीपल होगा। अब आप चाहे तो इसको 2 टाइम्स कर दीजिए, आप इसको 3 टाइम्स कर दीजिए, आप इसको 4 टाइम्स कर दीजिए, आप इसको 50 टाइम्स कर दीजिए, आप इसको 100 टाइम्स कर दीजिए, पर इससे कम नहीं करना है। ओवरऑल जो n होता है, ये क्या वैल्यू है, ये n की वैल्यू है सारी, जिसमें लिखते हैं ना अपन क्वांटाइजेशन के फॉर्मूले में, टोटल चार्ज Q इक्वल टू क्या होता है, n इंटू ई। तो n क्या होता है, कंप्लीट नंबर होता है। आप इलेक्ट्रॉन के चार्ज को डबल कर दीजिए, ट्रिपल कर दीजिए, 4 कर दीजिए, बट ये फ्रैक्शन वैल्यू में कभी नहीं होगा। आवेश फ्रैक्शन में, अनुपात में नहीं होता है, कंप्लीट चार्ज बनना चाहिए। अब आप देखिए जरा यहां पर चारों ऑप्शन में कौन सा नहीं हो सकता है, बताना है तो कौन से है वो देख लेते हैं। इसको देखिए 4.8 है, क्या 16 के पहाड़े में 48 आता है, बिल्कुल आता है। कितनी बार, 4 बार करना पड़ेगा। पावर आप जानते हैं, पावर बैलेंस हो जाएगी, है ना। जैसे मैं लिखूं 4, क्या लिख दूं, वहां पर 19 है और यहां पर 14 है, तो इसको लिख देते हैं क्या 0.4, या एक काम करते हैं इसको लिख देते हैं अपन 40, यहां क्या कर दे माइक्रो कुलाम, 40 माइक्रो कुलाम, है ना। अब 40 माइक्रो कुलाम है, उसमें आप कैलकुलेट कर रहे हैं, या इसको भी कैलकुलेट कर दीजिए तो आपके पास कितना आ जाएगा, 40 इंटू 10 टू द पावर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, है ना। 4 इंटू 10 टू द पावर 5, अगर ये नंबर है तो ऐसे भी कर सकते हैं आप इसको, 4 इंटू 10 टू द पावर 5। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे, -5 सॉरी, है ना, इसमें इसको ऐड कर दोगे तो आपको पता चलेगा, गुणे में घात जोड़ने के बाद कितना हो जा रहा है 19, और इसका मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें तो आंसर आ जाएगा सेम टू सेम। फिलहाल 4.8 को देखिए, 4.8 1.6 का मल्टीपल है, बिल्कुल है, 4 बार में आता है, मतलब दिस वन इज पॉसिबल। सेकंड 6.4, हाँ आता है, बिल्कुल आता है, सॉरी 16 ये वाले इसमें आ जाएगा और ये 64 में आ जाएगा, दोनों पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है। उसके बाद 3.2, ये तो अभी निकाला था, 3.2 भी पॉसिबल है। लास्ट वन क्या बच रहा है 5। अब इस पे ध्यान दीजिए, क्या
1.6 का मल्टीपल इस 1.6 का मल्टीपल 5 हो सकता है? जी नहीं। अगर मैं इसको डिवाइड करने जाऊंगा, फॉर एग्जाम्पल क्या करेंगे अपन, इस गिवन चार्ज को किससे डिवाइड करेंगे, इलेक्ट्रॉन से डिवाइड करेंगे। जैसे मैंने रखा यहाँ 5 इंटू 10 टू द पावर कितना, -14, और नीचे रखने जाऊं मैं कितना, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, तो ये कैलकुलेशन कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। समझ रहे हैं? मिनिमम पॉसिबल चार्ज कितना होता है, 1.6। तो वो जो नंबर है वो किसका मल्टीपल होना चाहिए, 1.6 का ही मल्टीपल होना चाहिए। अब 3 आपको उसके मल्टीपल दिख रहे हैं और एक है जो 5 उसका मल्टीपल नहीं, तो यही क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन क्या? हाँ, बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ और सॉल्व करते हैं इसको। डायरेक्ट 1.6 के मल्टीपल से सॉल्व कर लेना, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ही लगेगा उसमें भी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी, है ना। व्हाट इज द यूनिट ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी, कौन सी डेंसिटी, सरफेस वाली, है ना, सतही या पृष्ठीय जिसको बोलते हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व, सतह आवेश घनत्व या पृष्ठीय आवेश घनत्व, उसकी एसआई यूनिट बतानी है। आपको पता है क्या होता है, सतही आवेश घनत्व को सिग्मा से डिनोट करते हैं, इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया। क्या होता है, चार्ज प्रेजेंट पर यूनिट सरफेस एरिया। चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज के लिए क्या आती है एसआई यूनिट, कूलाम, और एरिया के लिए क्या आती है एसआई यूनिट, मीटर स्क्वायर। तो सिग्मा की जो एसआई यूनिट है वो क्या हो जाएगी, कूलाम पर मीटर स्क्वायर। इट मींस सी ऑप्शन इज द करेक्ट। कल इसके बारे में डिस्कस किया था, प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं जिसमें आपको पता चलेगा क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या है, सारी चीजें। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। व्हाट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल फ्लो इन 1 मिनट थ्रू अ कंडक्टर दैट कैरी 1 एम्पियर करंट। 1 एम्पियर करंट, है ना, 1 एम्पियर धारा प्रवाहित करने वाले चालक से 1 मिनट में कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं, प्रवाहित होते हैं। चलिए बहुत आसान है, बस थोड़ा सा फॉर्मूले को मॉडिफाई करना पड़ेगा। क्या कि आपने पढ़ा क्वांटाइजेशन, देखिए फिर पूछ रहा है आपसे क्या, कितने इलेक्ट्रॉन, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताने हैं आपको तो एक ही फॉर्मूला है, और कौन सा है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। Q इक्वल टू क्या होता है, Ne, और यही है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। पर इसमें क्या दिया है, इसमें टाइम दिया है और करंट दिया है, तो आप इस फॉर्मूले को तो नहीं लगा सकते। तो एक और फॉर्मूला पढ़ा है अपन ने, Q इक्वल टू क्या होता है, I इंटू टी, इसी से निकाला था कल यूनिट डायमेंशन, याद होगा आपको। क्या होता है फॉर्मूला, I करंट इक्वल टू चार्ज फ्लो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना। इसी से बनाया अपन ने किसको, इसको, Q इक्वल टू आई टी। अब वो वहां से वैल्यू Q की उठाइए और कहां रख दीजिए, यहां पर रख दीजिए, तो क्या आ जाएगा, I इंटू टी इक्वल टू N इंटू ई। अब चाहिए क्या आपको, N चाहिए, तो N इक्वल टू ई को इसके डिवाइड में पहुंचा दो, I इंटू टी डिवाइडेड बाई ई। डन क्या? अब ध्यान क्या देना है, चलिए वैल्यू रखते हैं फिर मैं आपको बताता हूं क्या ध्यान देना है। आपने रखा I कितना दिया है, 1 एम्पियर दिया है, तो यहां रख दिया 1 एम्पियर में। टाइम किस में दिया है, मिनट में, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज किस में रखोगे, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कुलाम। यहां एम्पियर रख रहे हैं, यहां पर कुलाम रखा जा रहा है। एम्पियर और कुलाम क्या होता है, एसआई यूनिट होती है। तो आपको टाइम, ये जो टी है इसको भी एसआई यूनिट में रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एम्पियर भी किससे मिलकर बना है, सेकंड से, और कुलाम में भी क्या आता है, एम्पियर इंटू सेकंड ही आता है। समझ रहे हैं आप? हाँ, तो इस
1 मिनट को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? सेकंड में। आप जानते हैं 1 मिनट इक्वल टू कितना होता है? 60 सेकंड होता है। तो जहां 1 मिनट था वहां क्या रख दीजिए? 60 सेकंड रख दीजिए। अब एम्पियर इंटू सेकेंड, क्या बोला मैंने? एम्पियर इंटू सेकेंड क्या होता है? कुलाम होता है। तो कुलाम से एम्पियर सेकेंड कैंसिल आउट हो जाएंगे। n इक्वल टू 60 बाय कितना? 1.6 इंटू 10 टू द पावर 19। अब बस इसको सॉल्व करना है। एक जीरो और बढ़ा दीजिए तो कितना हो जाएगा? 60/16 इंटू 10 टू द पावर 20। कितना? 16 से काट दो, कितनी बार जाएगा? 3 बार। बचेगा कितना? 12। तो 3 पॉइंट कितना आ जाएगा? यहाँ पर दिख रहा है 3 पॉइंट, हाँ बिल्कुल दिख रहा है, 10 टू द पावर 20 वाला। सी करेक्ट हो जाएगा। 3.7 इंटू 10 टू द पावर 20, ये आ गया करेक्ट आंसर। 3.7 इंटू 10 टू द पावर 20। इस तरीके से आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देखो फॉर्मूला वही था जो अपन ने लिखा था कल, बस उसने करंट दे दिया तो मैंने क्यू की जगह क्या रख दिया? आईटी रख दिया। ये यहां से बस ध्यान रखना, अगर आप एम्पियर सेकंड का यूज, सॉरी एम्पियर और कुलाम का यूज कर रहे हैं तो टाइम आपको सेकंड में रखना पड़ेगा। ये क्वेश्चन इतना भारी नहीं है, बट उसने एक वैल्यू को मिनट में लिख दिया है। अब उस मिनट को आप सेकंड में कन्वर्ट करके नहीं रखोगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। सो थोड़ा ध्यान देना है कि सारी यूनिट किस में हो? एसआई सिस्टम में हो, तो कैलकुलेशन कभी नहीं बिगड़ता है। जी हाँ, अगर आप जो फॉर्मूले में वैल्यू यूज कर रहे हो वो सारी वैल्यू किस में है? सेकंड में होती है, सॉरी एसआई यूनिट में होती है। जैसे मिनट से सेकंड कर लिया, एसआई यूनिट बना ली, उसके बाद कोई भी गड़बड़ी नहीं होगी। डन? ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ओके, स्क्रीन पर है क्वेश्चन, जरा पढ़िए क्या लिखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेफ प्लेस ड्यूरिंग लाइटनिंग? इसको बोलते हैं ना, वो जानते हैं आप, बिजली, स्टॉर्म, बिजली गिरना, सॉरी लाइटनिंग के प्रोसेस। जब बारिश होती है ना, बादल गरजते हैं, क्या गिरती है? बिजली गिरती है। क्या होती है ये प्रोसेस? जैसे कल अपन ने आवेशन चार्ज की एक मेथड पढ़ी थी, फ्रिक्शन। पहले मैं आपको समझाता हूं ये थंडरिंग, स्टॉर्मिंग या लाइटनिंग क्या होती है प्रोसेस। तो होता क्या है कि जो बादल है, ये बादल आपस में क्या करते हैं? टक्कर करते हैं। हवा की वजह से क्या होते हैं? ये चलते हैं और चलते हुए आपस में टकरा जाते हैं। तो बादलों की टक्कर से क्या होता है? चार्ज प्रोड्यूस होता है। जैसे घर्षण वाला एग्जाम्पल देखा था कि आप कंघी को सूखे बालों में घुमाओगे, आप क्या करोगे? कांच की छड़ को रेशम के कपड़े पर क्या करोगे? रगड़ोगे, घिसोगे, तो फ्रिक्शन से चार्ज उत्पन्न हो जाता है। क्या हो जाता है? चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है। अब वो जो चार्ज प्रोड्यूस हुआ है वो डिस्चार्ज होगा, वहां से बाहर निकलेगा ना। तो जो दो बादल है ये आपस में टक्कर करते हैं, टक्कर करने से क्या होता है? फ्रिक्शन, और उस फ्रिक्शन के थ्रू वहां पर नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं? उत्पन्न हो जाते हैं। वो इलेक्ट्रॉन पृथ्वी की तरफ खींचे चले आते हैं। अर्थ क्या करती है? उनको अट्रैक्ट करती है, तो पृथ्वी की तरफ खींचे चले आते हैं। उसी को बोलते हैं बिजली गिरना। तो बिजली या स्टॉर्म कुछ ज्यादा अलग चीजें नहीं है। क्या है? ये आवेश ही है, एकत्रित हुए वाले चार्ज है ना, आवेश। किसके थ्रू बने? तो बादलों की टक्कर से, बादलों के घर्षण से उत्पन्न आवेश ही क्या बनता है? बिजली बनता है। अब जब ये बिजली गिरेगी तो आप जानते हैं मैक्सिमम टाइम आपने देखा होगा, अगर आप थोड़ा भी ट्रेवल करें बारिश के टाइम में तो आपको दिखेगा बहुत सारे पेड़ों के ऊपर गिरती है। कहां गिरती है?
बहुत सारे पेड़ों के ऊपर गिरती है, जो ऊंचे टावर्स होते हैं या इमारतें होती है उन पर गिरती है। क्यों गिरती है, रीजन अभी समझेंगे थोड़ी देर में, बट पहले आप इस पॉइंट को क्लियर कर लीजिए। बिजली मतलब चार्ज। किसने बनाया चार्ज, तो दो बादल क्या हुए, आपस में टक्कर हुई है, उनकी टक्कर होने से फ्रिक्शन हुआ है और उस फ्रिक्शन से बनी है क्या, बिजली। अब ये बिजली गिरेगी कहां, तो मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए कि ये क्या है, अपनी अर्थ है। क्या है ये, अर्थ है, अर्थ सरफेस। अब इस अर्थ सरफेस पे क्या है, तो यहां पर कहीं पेड़ है, ठीक है, और यहां पर कहीं क्या है, एक ऊंची बिल्डिंग है। लेट कि ये ऊंची बिल्डिंग हो गई यहां पर, और यहां पर क्या है, छोटे छोटे से घर हो सकते हैं, है ना, छोटे घर भी हो सकते हैं, ग्राउंड भी हो सकता है। सो थिंग इज कि ये सारी चीजें हैं, और यहां पर क्या थे, बादल थे। इन बादल ने क्या की है, टक्कर की है, और उस टक्कर से क्या हुआ है, स्टॉर्म बना है। क्या हुई है, उस टक्कर से स्टॉर्म बनी है, बिजली बनी है। ये बादलों ने टक्कर की और टक्कर से क्या बन गई, बिजली बनी। अब ये बिजली जब नीचे आएगी, अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होगी, तो सबसे पहले कहां आएगी, जो हाइट वाली चीजें हैं। अब इसको ऊपर क्या मिलेगा, हाइट मिल जाएगी। ऊपर से आ रही है ना, तो ऊपर से जो पहले मिलेगा उसकी तरफ क्या हो जाएगी, अट्रैक्ट हो जाएगी। जो इसको पहले दिखेगा, पहले मिलेगा रास्ते में, उसकी तरफ अट्रैक्ट होगी। तो जो चीजें ऊंची है, मतलब पेड़ कैसे होते हैं, ऊंचे होते हैं। इमारतें कैसी होती है, ऊंची होती है। जो टावर्स लगे होते हैं कैसे होते हैं, ऊंचे होते हैं। तो ये बिजली क्या हो जाएगी, इनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगी। तो आपको ऐसी चीजों से बचना है जिनके पास हाइट ज्यादा है। तो इस दौरान जो सुरक्षित स्थान होगा वो क्या होगा, जितना आप ग्राउंड पे रहोगे उतना सुरक्षित होगा। ऊंची चीजों, ऊंची इमारतों और पेड़ों से आपको क्या होना है, बचना है, ठीक है। और खासकर ऐसी जगह से बचना है जहां पर लाइट मतलब बिजली या फिर इलेक्ट्रॉन जैसी चीजें रखी गई हो। मींस अगर मैं बोलूं कोई लाइट हाउस है, तो वहां से भी आपको बचना चाहिए। क्यों, क्योंकि वहां पर कंडक्टिविटी है, कंडक्टर रखे हुए हैं, वहां पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी बन रही है। तो वहां पर चार्ज के गिरने के चांसेस, इस बिजली के गिरने के चांसेस क्या हो जाते हैं, ज्यादा हो जाते हैं। अब फोकस करते हैं ऑप्शन क्या दिए गए हैं, और ऑप्शन के अकॉर्डिंग फिर बात करेंगे आगे। तो सुरक्षित स्थान क्या होगा, जहां बिजली नहीं गिरेगी। कहां नहीं गिरेगी, जो नीचे होगा। तो फिलहाल तो देखिए, अंडर अ ट्री, क्या आप ट्री के नीचे रह सकते हैं, नहीं। सबसे ज्यादा बिजली तो पेड़ों पर ही गिरती है, तो ट्री के नीचे तो बिल्कुल नहीं रहना है। दूसरा क्या है, सेकंड पढ़ते हैं, अंडर अ लाइट पोस्ट। ये मैंने आपको बताया ना, लाइट पोस्ट के नीचे, इसका मतलब क्या होगा कि जहां पर क्या है, लाइट हाउस है, लाइटिंग का कोई ये हो रहा है, वर्क हो रहा है, या प्रोडक्शन हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी का, ऐसी जगह पर आप नहीं रह सकते। फिर थर्ड वन आता है क्या, हाउस विथ लाइटिंग अरेस्टर्स। इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ते हैं। चौथा ऑप्शन देखिए, हाई वॉल, ऊंची दीवार पर। आप जानते हैं हाइट वाली चीजों से आपको बचना है, तो आप ऊंची दीवार पर भी नहीं रह सकते। अब ये जो लिखा है उसने, हाउस ऑफ लाइटिंग अरेस्टर, क्या है, तो इसका हिंदी मीनिंग देखिए, तड़ित रोकने वाला घर। तड़ित मतलब बिजली होता है ना, तड़ित मतलब वो जो बिजली आती है, गिरती है, उसी को बोला जाता है तड़ित, उसको रोकने वाला घर। अब ये किस प्रकार का घर है जो उस बिजली को रोकेगा, तो समझिए क्या होता है कि बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग्स बनती है, ऊंची इमारतें या घर बनाए जाते हैं, इसमें छत के ऊपर एक टावर लगाया जाता है छोटा सा। उस टावर में क्या करते हैं, लेट की ये क्या है, छत है, इस छत के ऊपर क्या बना देंगे, ये घर हो गया या ऊंची इमारत हो गई, इस घर के ऊपर इसकी छत पर एक टावर लगा देंगे,
और उस टावर में एक क्या होगी, कंडक्टर प्लेट होगी। ये कंडक्टर प्लेट क्या करेगी, जैसे ही बिजली इसकी तरफ गिरने को आएगी, ये कंडक्टर प्लेट उसको क्या करेगी, उस पूरे चार्ज को एब्जॉर्ब कर लेगी, अवशोषित कर लेगी, जिससे वो चार्ज कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। उस पूरी इलेक्ट्रिसिटी को, बिजली को, लाइटिंग को क्या कर लेती है, वो एब्जॉर्ब कर लेती है। और एब्जॉर्ब करने के बाद इसका कनेक्शन कहाँ होता है, इसका कनेक्शन होता है अर्थ के साथ। और आप जानते हैं अर्थ, पृथ्वी क्या करती है, सारा चार्ज ग्रहण कर लेती है, अपने अंदर पूरा चार्ज क्या कर लेगी, समाहित कर लेगी। समझ में आया? तो ये वाला हाउस, लाइटिंग अरेस्टर हाउस क्या होता है, तड़ित रोधक घर क्या होता है, जिसमें एक कंडक्टर प्लेट छत के ऊपर लगाई जाती है, जो बिजली गिरने पर उसके चार्ज को एब्जॉर्ब करके कहां पहुंचा देती है, अर्थ को डिस्चार्ज कर देती है। अर्थ क्या करेगी, उस पूरे चार्ज को अपने अंदर समाहित कर लेगी, इसलिए पृथ्वी को धरती माता कहते हैं। अगर आपको उससे चार्ज चाहिए तो वो आपको इनफाइनाइट चार्ज देगी, है ना, इनफाइनाइट सोर्स होता है, जितना चार्ज आपको चाहिए अर्थ निकाल कर देगी। और आपके पास कुछ चीज एक्स्ट्रा हो रही है, जैसे चार्ज एक्स्ट्रा हो रहा है तो आप उसको अर्थ में डाल दीजिए, वो उसको भी एक्सेप्ट कर लेगी। ठीक है, तो ये प्रोसेस होती है। आई होप क्वेश्चन आपको क्लियर होगा, है ना। पेड़ों के पास अट्रैक्शन ज्यादा होता है, हाई हाइट पर अट्रैक्शन होता है, तो सेफ क्या होगा, ऐसा हाउस जो क्या होगा, लाइटिंग अरेस्टेड होगा, अरेस्टर होगा, ठीक है, तड़ित रोधक होगा। आई होप क्वेश्चन क्लियर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। सो द नेक्स्ट वन इज, what should be the shape of a conductor that can hold a charge for long? क्या बोल रहा है कि उस चालक का आकार कैसा होना चाहिए जो ज्यादा से ज्यादा समय तक चार्ज को रोक कर रख सके या ज्यादा चार्ज को अपने ऊपर समाहित कर सके। तो आपको एक शेप बताना है। क्या है, यहां क्यूबिकल है। क्यूबिकल मतलब क्या है, क्यूब बनी हुई है। क्या बनी हुई है, एक क्यूब बनी हुई है। नाउ क्यूब आप जानते हैं, इसमें क्या आ जाएगा, इस तरीके की चीजें आ जाएगी, सॉरी, ये इस तरीके का क्यूब मतलब एक स्क्वायर डिब्बा, है ना। कॉनिकल, कॉनिकल मतलब इस तरीके का आ जाएगा। डन। शार्प एज, शार्प एज आप जानते हैं, ऐसी नोक वाली चीज आ जाएगी कोई सी, इसको बोलते हैं शार्प एज, नोक वाली चीजें। डन। और चौथा है क्या, स्पैरिकल, स्पैरिकल मतलब क्या, गोला। अब आप बताइए कौन सा ऐसा शेप है जिस पर ज्यादा समय के लिए चार्ज को रोका जा सकता है, बताइए, सोचिए जरा सा, क्या अंतर है चारों में। अगर आप थोड़ा कॉमन सेंस भी लगाए तो भी सोच सकते। अब देखिए इन तीनों में एक कॉमन चीज है। क्या कॉमन चीज है, ऑल थ्री हैव कॉर्नर्स, सबके पास क्या है, कॉर्नर है, वो भी कौन सा, नोक वाला कॉर्नर है। और याद रखिएगा सबसे ज्यादा चार्ज का जो क्षरण होता है, आवेश का क्षरण होता है, चार्ज लॉस होता है, वो कॉर्नर से होता है। कहां से होता है, कॉर्नर से होता है। तो जितने ज्यादा कॉर्नर, चार्ज का जो क्षरण है वो उतना ही ज्यादा होगा, है ना, चार्ज लॉस उतना ही ज्यादा होगा। जबकि इन केस ऑफ स्पेयर, गोले के केस में क्या होता है, इसमें आपको मैक्सिमम चार्ज का पोटेंशियल मिलेगा, है ना, बहुत ज्यादा चार्ज को स्टोर करता है। और तो और इसमें चार्ज कैसा होता है, सतत रूप से वितरित होता है, एक समान रूप से फैला होता है। इस केस में ऐसा नहीं होगा, कॉर्नर क्या कर देते हैं, कॉर्नर चार्ज को, चार्ज का लॉस करवा देते हैं, कॉर्नर पर चार्ज फैलने लगता है, बाहर जाने लगता है कोनों से चार्ज। सो सिंपल सा आंसर क्या हो जाएगा, स्पेयर। स्पेयर मतलब गोले पर आवेश का सतत वितरण होता है। मैक्सिमम चार्ज किसके अंदर रहेगा, स्पेयर के अंदर रहेगा, जो चार्ज को बाहर नहीं जाने देगा,
कॉर्नर ही नहीं है, आप देखिए चार्ज फैलता रहेगा, घूमता रहेगा ऐसे ऐसे सरफेस पर। इस वाले केस में यहां से जाएगा और यहां से कहीं ना कहीं बाहर निकल जाएगा इस तरीके से। तो याद क्या रखना है, कोनों से आवेश का क्षरण अधिक होता है, कॉर्नर से चार्ज लॉस ज्यादा होता है, जबकि सरफेस पर चार्ज फैला हुआ होता है। डन। तो स्पैर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। स्पैरिकल मतलब गोलाकार ऑब्जेक्ट या कंडक्टर चालक पर आवेश अधिक समय तक टिका रहेगा। डन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और समझते हैं अगला क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट पढ़िए जरा क्वेश्चन क्या लिखा है। अर्थ इज द सोर्स ऑफ, पृथ्वी खालिस्तान का स्रोत है। अभी बात हुई थी अर्थ क्या है, आप जानते हैं घर में अर्थिंग क्यों लगाई जाती है। अर्थिंग का रीजन है ना, अर्थिंग लगाने का, जो न्यूट्रल बोल रहे हैं आप, अर्थिंग बोल रहे हैं, वो चीज क्या है, बहुत काम में आती है ना। तो अर्थ क्या है, अर्थ एक ऐसी चीज है ना, ऐसा सिस्टम है, ऐसा निकाय है जो आपको अनलिमिटेड इलेक्ट्रॉन्स देता है, और अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है तो अनलिमिटेड इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है, लेता भी है। कर लेते हैं, जो अनलिमिटेड इलेक्ट्रॉन्स आपको देगी और आपके पास इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो गए तो आपसे इलेक्ट्रॉन ले भी लेगी। अब दे भी रही है मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन थे इसलिए तो दे रही है। मींस अर्थ के पास लॉट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है, अनकाउंटेबल इलेक्ट्रॉन्स है, बहुत सारे, और ले रही है मतलब क्यों ले रही है, क्योंकि उसके पास प्लस चार्ज होगा ताकि वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करके न्यूट्रल हो जाए। तो उसके पास क्या है, बहुत सारा नेगेटिव चार्ज है जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन को बाहर कर रही है। उसके पास बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज है, धनावेश है, जिसकी वजह से वो क्या कर रही है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रही है, ले रही है। ओवरऑल उसके पास पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों चार्ज का अनलिमिटेड सोर्स है, बहुत ज्यादा मात्रा में उसके पास क्या है, आवेश उपस्थित है। बहुत ज्यादा मतलब काउंटेबल नहीं है, मैंने बोला अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। जी हाँ, सिंपल सा क्वेश्चन है, समझिए जरा इसको। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और समझते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। सो आगे चलेंगे और देखेंगे विच वन इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। निम्नलिखित में से कौन सा आवेश का गुण नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा आवेश का गुण नहीं है। सो प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज कुछ डिस्कस की थी, देखते हैं कहां कौन सी प्रॉपर्टी आ रही है और क्या हो रहा है। सो फोकस ऑन बोर्ड, देखते हैं। पहला लिखा है चार्ज इज एडिटिव, मतलब चार्ज को जोड़ा जा सकता है। जी हाँ, एक चार्ज दूसरा चार्ज तीसरा चार्ज, लॉट्स ऑफ चार्ज क्या हो सकते हैं, जुड़ सकते हैं, तो ये तो प्रॉपर्टी है। दूसरा, चार्ज इज कंजर्व्ड, चार्ज कैसा रहता है, आवेश कैसा रहता है, संरक्षित रहता है। जी हाँ, चार्ज कंजर्वेशन लॉ क्या बोलता है, आवेश संरक्षण, चार्ज कंजर्वेशन क्या बताता है, ये आवेश संरक्षण, आवेश संरक्षण बताता है कि आवेश को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही इसको बनाया जा सकता है, ना नष्ट कर सकते हैं और ना बना सकते हैं, ना ही तो इसका निर्माण होगा और ना ही ये नष्ट होगा। इनफैक्ट आप इसको डिवाइड भी नहीं कर सकते ना, सेल्फ डिवाइडेबल भी नहीं होता है ये, ना नष्ट होगा ना उत्पन्न होगा। हाँ, एक ऑब्जेक्ट से निकालकर
दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर जरूर कर सकते हैं, एक वस्तु से निकालकर दूसरी वस्तु में, है ना, क्या किया जा सकता है, स्थानांतरित किया जा सकता है। ओवरऑल किसी सिस्टम पर टोटल चार्ज क्या होता है, हमेशा कांस्टेंट रहता है। किसी निकाय का जो टोटल चार्ज है वो हमेशा नियत रहता है, इसलिए आवेश संरक्षण का सिद्धांत भी सही है, इसमें भी कोई दो राहे नहीं। तो आवेश संरक्षित रहता है, याद रखिए, ना इसको नष्ट कर सकते हैं ना ही उत्पन्न। जैसे एनर्जी कंजर्वेशन होता है, सेम चार्ज कंजर्वेशन, ना आप इसको बना रहे हो ना आप इसको मिटा रहे हो, बस एक जगह से निकालकर दूसरी जगह ट्रांसफर कर रहे हो। जैसे कल एक एग्जाम्पल पढ़ा था कि कांच की छड़ को रेशम के कपड़े पर रगड़ा जाता है, तो क्या चार्ज अपने आप उत्पन्न हो गया? नहीं, कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन निकले और किस में गए, रेशम के कपड़े में गए। कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन निकला मतलब आपने नहीं बनाया चार्ज, चार्ज पहले से था ग्लास के अंदर, बस वो निकलकर किस में गया, रेशम के कपड़े में। इसीलिए चार्ज कांच की छड़ पर पॉजिटिव हो गया क्योंकि वहां से इलेक्ट्रॉन निकला। रेशम का कपड़ा कैसा हो गया, नेगेटिव, क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन आया। तो आपने उसको क्या किया है, एक ऑब्जेक्ट से, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में डाला है, प्रोड्यूस नहीं किया है ना, बनाया नहीं है, फॉर्मेशन नहीं हुआ है। डन, ओके। नाउ थर्ड क्या है, आवेश का परिमाणीकरण, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये तो थ्योरी है, चार्ज की प्रॉपर्टी है कि हर एक ऑब्जेक्ट पर इलेक्ट्रॉन के मल्टीपल टाइम्स क्या होता है, चार्ज अवेलेबल होता है। मतलब ये तो परम सत्य हो गए तीनों के तीनों। बचा क्या, आवेश स्वयं विनाशकारी होता है। थोड़ा सा विनाशकारी वर्ड गलत लग गया इसमें, सेल्फ डिस्ट्रक्टिव, स्वयं को नष्ट करने वाला, सेल्फ डिस्ट्रक्टिव जी नहीं, चार्ज कभी स्वयं को नष्ट नहीं कर सकता। इनफैक्ट आप भी चार्ज को नष्ट नहीं कर सकते, ये तो यही लिखा है, ना नष्ट किया जा सकता है ना बनाया जा सकता है। तो ये जो चौथी है ये प्रॉपर्टी चार्ज की नहीं होती है, चार्ज सेल्फ डिस्ट्रक्टिव नहीं होता। तो यही क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ये वाली प्रॉपर्टी चार्ज की नहीं है, बाकी तीनों प्रॉपर्टी चार्ज की है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, चार्ज इज अ सेल्फ डिस्ट्रक्टिव। ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, इसलिए इसका सही आंसर होगा। आई होप क्वेश्चन क्लियर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं क्या है अगले क्वेश्चन में। बस लास्ट यही था। तो ये क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन जो बेस्ड थे क्या हमारी प्रीवियस क्लास पर। अगर आपने प्रीवियस क्लास नहीं देखी है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि पहले आप प्रीवियस क्लास देख ले, उसके बाद अगर आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करने आए तो आपको सारे क्वेश्चन मेरे बताने से पहले समझ में आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि डेटा पढ़ा हुआ अलग होता है, समझा हुआ अलग होता है, उसके बाद उसको अप्लाई करना होता है क्वेश्चन पर। अगर आपने वीडियो नहीं देखा, आपने ये सारी चीजें नहीं पढ़ी और आप चाह रहे हो कि क्वेश्चन में अप्लाई हो जाए, तो वो फिर क्वेश्चन आपसे नहीं बनेंगे, आपको क्वेश्चन बहुत टफ लगेंगे। जबकि ये एकदम लो लेवल क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बेसिक्स जिसको बोला जाता है ना, चार्ज से रिलेटेड बेसिक क्वेश्चंस है। जितना आपको चार्ज के बारे में पता होना चाहिए, ये सारे क्वेश्चन वो चार्ज की जो डेटा है, समरी है, उसको कवर करते हैं, है ना। तो पहले वो लेक्चर देखिए, फिर ये सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए। बाय रीजन आपको सारे क्वेश्चन पता होने चाहिए, ठीक है। तो एंड करते हैं आज के सेशन का। नेक्स्ट क्लास में टॉपिक पढ़ेंगे और उसके बाद फिर उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इस पूरी सीरीज में बने रहिए हमारे साथ, है ना, आपको जरूर बेनिफिट मिलेगा, है ना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, है ना, एंड प्लीज लाइक सब्सक्राइब अवर चैनल। जानते ही है आप, अभी इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है ना। और हो सके तो उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जो अभी पीएनएसटी या एम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, है ना। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।